हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट फर्स्ट की इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुटीर व लघु पैमाने के उद्योग की नीति, समस्याएं व भावी परिदृश्य, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पॉलिसी, प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव। इसमें हम कुटीर और लघु पैमाने के जो उद्योग हैं उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, उनकी सरकार की इस संबंध में क्या नीति है और उनकी समस्याओं को दूर करके भविष्य में इनका किस तरह से विकास किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। भारत के आर्थिक विकास में कुटीर, ग्रामीण और लघु उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सरकार ने सदैव ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर बल दिया है और योजनाओं में लघु उद्योगों के विकास को रोजगार नीति में केंद्रीय स्थान दिया है। कुछ लोगों का मत है कि यदि भूतकाल में ग्रामीण उद्योगों के विकास पर और पर्याप्त ध्यान दिया जाता और इसके संबंध में विकास के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाते तो भारत की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर होती। आजकल कुटीर व लघु पैमाने के उद्योगों के वर्गीकरण के स्थान पर एक नए वर्गीकरण, इसको कहते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसको कहते हैं एमएसएमईज का उपयोग प्रचलन में आ गया है। आजकल आप इसकी चर्चा काफ़ी सुन रहे होंगे कि जब से ये कोविड-19 की प्रॉब्लम हुई है, देश में लॉकडाउन हुआ, अर्थव्यवस्था में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, उस समय सभी लोग पूरी अर्थव्यवस्था के वापस उद्धार के लिए एमएसएमई की ओर ही देख रहे हैं कि किसी तरह ग्रामीण क्षेत्र और एमएसएमई अपना रिस्पॉन्स देने लगे तो अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सकती है। माइक्रो और लघु और जो मध्यम उपक्रम होते हैं, इनकी परिभाषा के अनुसार, जो इनका अधिनियम है 2006 के अनुसार, पहले माना जाता था कि माइक्रो उपक्रम में प्लांट और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए तक का था, लघु उद्योग में 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए तक का, और मध्यम उपक्रमों में 5 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए तक का माना जाता था। इस परिभाषा को इस कोविड पीरियड के बाद जब वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की, उस समय बदल दिया ताकि इनका तेज गति से विस्तार हो सके। सूक्ष्म उद्योग वह है जिसमें संयंत्र, मशीनरी अथवा उपकरण में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होता है और उसका कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है। लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होता है और उसका कारोबार 50 करोड़ से अधिक का नहीं होता है। मध्यम उद्योग वह हैं जिनमें संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण में 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता तथा उसका 250 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार टर्नओवर होता है। यह अधिसूचना 1 जुलाई 2020 से लागू हो गई है। इसके द्वारा जो लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी कि एमएसएमईज की सीमा निवेश की और टर्नओवर की बढ़ाई जाए ताकि उनका विकास तेज गति से हो सके। नेशनल सैंपल सर्वे के 73वें दौर के अनुसार 2015-16 में एमएसएमई की संख्या 6.3 करोड़ आंकी गई थी, जिसमें 11.10 करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्राप्त था। नवंबर 2017 को उद्योगों की कुल बकाया उधार राशि का 17.4% एमएसएमईज के पास था और 82.6% बड़े उपक्रमों के पास था। As per the revised definition, an enterprise is micro where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed rupees 1 crore and turnover does not cross rupees 5 crores. An enterprise is not classified as small enterprises where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed rupees 10 crore and turnover is not over rupees 50 crore. For medium enterprises, as per the new classification, the investment in plant and machinery and equipment should not exceed 50 crore and turnover should be below rupees 250 crore. यह एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में आने वाले समय में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि इससे लघु मध्यम उद्योगों की जो परिभाषा थी वो पूर्णतया बदल गई है। तो जिनके पास लेटेस्ट किताब नहीं है वो अखबारों इत्यादि को पढ़ते रहें। इसके संबंध में लेख आलेख आजकल उपलब्ध हो रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर, ग्रामीण और लघु उद्योगों का महत्व। प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण और लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
यहाँ के वस्त्रों की मांग विदेशों में बहुत होती है। भारत अपने कारीगरों की प्रतिभा और कला के लिए दूर दूर तक विश्वविख्यात है। यह स्थिति कई शताब्दियों तक चलती रही। भारत में अंग्रेजी राज के दिनों में भारतीय वस्त्रों का विदेशों में बड़ा मान होता था और बदले में भारत को कीमती धातु प्राप्त होती थी। लेकिन ब्रिटिश काल में हमारे कुटीर उद्योगों की तेजी से अवनति हुई, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि अवनति के बावजूद आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका ऊंचा स्थान है और योजनाओं में भी सदैव इनके महत्व को स्वीकार किया गया है। भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में माइक्रो, लघु और मध्यम उपक्रमों का योगदान व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। ये उद्यमशीलता की स्रोत माने गए हैं जो व्यक्तिगत सृजनशीलता व इनोवेशन से संचालित होती है। इनका सकल घरेलू उत्पाद, विनिर्माण उत्पाद, निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। एमएसएमई देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8%, विनिर्मित उत्पाद में 45% और निर्यात में 40% योगदान देते हैं। इनमें श्रम पूंजी अनुपात बड़े उद्योगों से ज़्यादा होता है। यह देश के विभिन्न भागों में भी छितरे हुए हैं। यह विकास की समानता व समावेश के राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माइक्रो, लघु और मध्यम पैमाने के उद्योगों के प्रति सरकारी नीति। माइक्रो, लघु और मध्यम उपक्रमों पर कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को 30 जनवरी 2010 को प्रस्तुत की थी। उसमें इनके विकास का रोड मैप सुझाया गया था। इसमें साख, बिक्री, श्रम, पुनर्वास, विकास नीति, आधारभूत ढांचा, टेक्नोलॉजी, दक्षता विकास, कराधान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के संबंध में विकास के उपाय सुझाए गए थे। इनका क्रियान्वयन प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समूह करता है। कुटीर व लघु उद्योगों की समस्याएं। वैसे कुटीर व लघु उद्योगों की समस्याएं एक ही नहीं होती, परंतु फिर भी कुछ कॉमन समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं में समानता है। पहली है कच्चे माल की समस्या। कारीगरों को प्राय उचित समय पर उचित किस्म का कच्चा माल उचित मूल्य व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। वे स्थानीय व्यापारियों पर कच्चे माल के लिए निर्भर करते हैं जो घटिया माल भी ऊंची कीमत पर देते हैं। भारत में बुनकरों को इस संबंध में काफ़ी कठिनाई हो रही है। वे सूत के लिए मिलों पर निर्भर करते हैं। यदि मिल का सूत समय पर नहीं मिलता तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लघु उद्योगों को भी दुर्लभ विदेशी कच्चा माल और कलपुर्जों की प्राप्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार उन्हें कच्चा माल नहीं मिल पाता। उनके मुकाबले बड़े कारखानों को कच्चा माल प्राप्त करने में अधिक सुविधा होती है। परिणाम स्वरूप छोटी इकाइयों को अपनी आवश्यकता के बड़े अंश की पूर्ति खुले बाजार में ऊंचे मूल्य देकर प्राप्त करनी पड़ती है, जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धा में हानि उठानी पड़ती है। छोटी इकाइयों को प्राप्त होने वाले कच्चे माल में अत्यधिक अनिश्चितता पाई जाती है। इंजीनियरिंग इकाइयों को प्राय इस्पात की कमी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, उत्पादन संगठन। उत्पादन की पद्धति घटिया, कम कार्यकुशल व पुरानी है। ग्रामीण व कुटीर उद्योगों के कारीगर प्राय असंगठित रूप से काम करते हैं। उनका संबंध अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र से होता है। उनमें सहकारी संगठन का अभाव पाया जाता है। कारीगरों की शिक्षा व प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। इस क्षेत्र में आवश्यक अनुसंधान और विकास का प्राय अभाव पाया जाता है। वे वर्षों से अपने पुराने व परंपरागत औजारों से काम करते रहते हैं। नए औजारों, यंत्रों, मशीनों और पद्धतियों से बहुधा अपरिचित रहते हैं। अतः पुरानी पद्धतियों को समाप्त करके नई अधिक कार्यकुशल पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है ताकि अधिक मात्रा में उत्तम व सस्ता माल बनाया जा सके। इस संबंध में भारतीय कारीगरों की निरक्षरता और रूढ़िवादिता को उल्लेख करना भी आवश्यक है। अशिक्षित और परंपरावादी होने के कारण भारतीय कारीगर नवीन पद्धति को आसानी से नहीं अपना पाते हैं। अतः उनके काम में आवश्यक उत्तमता व नवीनता नहीं आ पाती। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए आज के युग में वस्तु की किस्म में निरंतर सुधार और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस संबंध में आवश्यक सूझबूझ, चुस्ती और दक्षता दिखाने की आवश्यकता है। पुरानी पद्धतियों को छोड़ना होगा और सदैव, अन्यथा ये सदैव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए ही रहेंगे। पूंजी की कमी। कुटीर व लघु उद्योगों में उत्पादकों की सबसे बड़ी कठिनाई पूंजी की होती है। कारीगरों को औजार व मशीनें खरीदने के लिए ज़्यादा समय के लिए उधार की आवश्यकता होती है। कच्चे माल और अन्य कार्यों के लिए अल्पकालीन उधार की आवश्यकता होती है। अभी तक कारीगर व अन्य लघु उत्पादक साहूकारों व सराफों से रुपया उधार लेते थे, जिनकी ब्याज दरें ऊंची होती हैं और अन्य शर्तें भी अनुचित होती हैं। बहुधा कारीगर अपना माल तैयार करके साहूकारों के मार्फत ही बेचते हैं, जिससे उन्हें अपने माल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जिस प्रकार भारतीय किसान के लिए पूंजी की सुविधाओं का अभाव रहता है, उसी प्रकार छोटे कारीगरों व उत्पादकों के लिए भी पूंजी का अभाव पाया जाता है। बिक्री व प्रमापीकरण की कठिनाइयाँ।
पिछले कुछ वर्षों में इन उद्योगों के उत्पादित माल की बिक्री की समस्या बढ़ती जा रही है। इनके गलीचे, कश्मीर के शॉल, दुशाले, बनारस की रेशमी और जरी वाली साड़ियाँ, कई प्रकार की कलात्मक वस्तुएं हैं जिनकी मांग कम होती जा रही है, क्योंकि भारत में जनता की क्रय शक्ति कम पाई जाती है और विदेशों में निर्यात बढ़ाने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रयत्न करने पर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में भारतीय माल की खपत बढ़ाई जा सकती है। यह देश प्राय बड़ी मात्रा में एक सी वस्तु की मांग किया करते हैं। यदि नमूने के अनुसार बड़ी मात्रा में वस्तुओं की सप्लाई की जा सके तो विदेशों में कई वस्तुओं के निर्यात बढ़ाए जा सकते हैं। संपन्न राष्ट्रों में ऊंची आमदनी व ऊंचा जीवन स्तर होने के कारण वहाँ विलासिता की कलात्मक वस्तुएं अधिक मात्रा में खरीदी जाती हैं, इसलिए प्रयत्न करके इन देशों में बिक्री बढ़ाई जानी चाहिए। भारत की दस्तकारी की वस्तुएं, खेल का सामान, छोटे इंजीनियरिंग उद्योगों के वस्तुएं विदेशों में बेची जा सकती हैं। इस संबंध में सरकारी और सहकारी दोनों प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है। नेक्स्ट है ऊंची लागत, ऊंचा मूल्य व कर भार। कुटीर व छोटे पैमाने पर बने माल की लागत ज़्यादा होने से प्राय इनका मूल्य ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी मांग कम हो जाती है। और एक अन्य शिकायत यह भी है कि व्यापारिक बैंक व वित्तीय निगम लघु उद्योगों से ब्याज भी ऊंची दर वसूल करते हैं, जिससे इनको ब्याज का काफ़ी भार ऊंचा हो जाता है। नई विधियों का प्रयोग करके ऊंची लागत व ऊंची कीमत का प्रश्न हल किया जा सकता है। करों के संबंध में विशेषतः लघु और पैमाने के उद्योगों को करों को समस्या का सामना करना पड़ता है। यह समस्या प्राय कुटीर उद्योगों के सामने नहीं होती, लेकिन लघु उद्यमकर्ता के सम्मुख अवश्य पाई जाती है और आजकल जीएसटी में इनका ध्यान रखा जा रहा है। समय पर भुगतान नहीं मिलना व माल का एकत्र हो जाना। लघु पैमाने की इकाइयों को अपने माल का भुगतान समय पर नहीं मिलने से काफ़ी वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भुगतान में विलंब प्राय सरकारी विभागों की खरीद और निजी क्षेत्रों की बड़ी इकाइयों की खरीद दोनों में पाया जाता है। लघु इकाइयों का भुगतान अधिक शीघ्रता से मिलना चाहिए ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से वित्तीय असुविधा का सामना न करना पड़े। मंदी की अवधि में लघु इकाइयों का कच्चा माल व निर्मित माल का स्टॉक जमा होने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लघु पैमाने की इकाइयां बहुधा कच्चा माल नकद भुगतान देकर खरीदती हैं और निर्मित माल उधार पर बेचती हैं, जिससे इनके समक्ष कार्यशील पूंजी का अभाव बना रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर की कमी, लघु उद्यमकर्ताओं के लिए व्यवहारिक कठिनाइयां और सरकारी नीति का लघु उद्योगों पर दुष्प्रभाव। कुटीर व लघु उद्योगों के सामने उपयुक्त समस्याओं के अतिरिक्त नए संयंत्रों तथा डिजाइनों के लिए अनुसंधान की कमी, यातायात के साधनों का अभाव, प्रबंध की दक्षता का अभाव, सस्ती शक्ति की कमी आदि प्रश्न भी होते हैं जिनका समुचित हल निकाला जाना चाहिए। वास्तव में सब प्रश्नों का हल एक साथ निकालने से ही इन उद्योगों की प्रगति हो सकती है। भारत में कागज पर तो लघु उद्योगों के प्रति बड़ी उदार नीति प्रतीत होती है, लेकिन व्यवहार में इसमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक फैक्ट्री डालने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से संपर्क स्थापित करना होता है, जैसे भूमि प्राप्त करने के लिए स्थानीय संस्था से, पूंजी के लिए बैंक या वित्तीय निगमों से, कच्चे माल के लिए अन्य संस्था से, विद्युत के लिए विद्युत कंपनियों से तथा रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य उद्योग निदेशालय से, प्रदूषण के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से। इन सब में जब तक तारतम्य और तालमेल नहीं होगा तब तक इन उद्योगों का विकास नहीं हो सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में एमएसएमई के क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य व विकास की रणनीति तथा सिफारिशें। इसके 5 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। इनकी प्रतिस्पर्धात्मक व उत्पादकता को प्रोत्साहन देना, इस क्षेत्र को नवाचार व प्रौद्योगिकी में सुधार व गहनता की ओर ले जाना, इनके लिए प्रोत्साहन व विकास का वातावरण तैयार करना, इनके निर्यातों की स्थिति को सुदृढ़ करना और इनके लिए प्रबंधकीय प्रक्रियाओं का सुधार करना। इसके लिए विकास की प्रमुख चुनौतियां व सिफारिशें इस प्रकार हैं। इनके लिए साख गारंटी स्कीम को बजटरी सहारे से सुदृढ़ किया जाना चाहिए। सिडबी जैसी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से इनके क्लस्टरों को साख सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस व सुरक्षा के आवेदनों के लिए वित्त के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अनुसंधान और विकास को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में परस्पर सहयोग विकसित किया जाना चाहिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 42 लाख व्यक्तियों को दक्षता प्रदान की जानी चाहिए। तकनीकी व भौतिक आधार विकसित करके एमएसएमई के लिए क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए। क्लस्टर विकास कार्यक्रम को 12वीं योजना में जारी रखा जाना चाहिए। जांच की सुविधाएं विकसित करने और सूचना प्रसारण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ई विपणन, ब्रांडिंग और विज्ञापन आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पर्यावरणीय प्रश्नों व श्रम संबंधी प्रश्नों, बहिर्गमन की नीति में संशोधन करके गहराई से विचार किया जाना चाहिए।
जिला उद्योग केंद्रों व अन्य संस्थानों में आंकड़े और सूचना एकत्र करने पर बल दिया जाना चाहिए। एमएसएमई की 94% इकाइयाँ अपंजीकृत श्रेणी में है। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। माइक्रो और लघु उद्योगों का भावी परिदृश्य। हमारा देश ग्रामीण व लघु उद्योगों के सीमित व संकुचित दायरे से निकलकर अब एमएसएमई के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, जिसमें नवीनता व प्रावेगिकता है। इनकी औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह उत्पादक, रोजगार, निर्यात आदि के क्षेत्रों में उत्तरोत्तर अपना अधिक योगदान दे सकते हैं। इनका योगदान ब्राज़ील, जापान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, थाईलैंड आदि देशों में भी काफ़ी बढ़ गया है। भारत में जीडीपी का लगभग 8% इस क्षेत्र से आने लगा है। भविष्य में इसके 2 अंकों में प्रवेश करने की पूरी संभावना है। लगभग 2.9 करोड़ उपक्रमों में 6.9 करोड़ व्यक्ति कार्यरत हैं। भविष्य में प्रौद्योगिक प्रगति, उन्नयन व उत्थान के फलस्वरूप इनका जीडीपी, रोजगार और निर्यात आदि में योगदान काफ़ी बढ़ेगा। इसमें से कुछ इकाइयाँ तीव्र गति से अपना अपग्रेडेशन कर रही हैं और तकनीकी दृष्टि से विकसित देशों से इनकी प्रतिस्पर्धा हो रही है। हम देखेंगे कि कोरोना महामारी के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, उस अर्थ से उबरने के लिए एमएसएमई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद।